20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की सार्वजनिक वृद्धि के साथ संबंध हो गया। उद्देश्य के महत्व को उजागर कीजिए। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की सार्वजनिक वृद्धि के साथ अनेक उद्देश्य संबंधित हो गए। स्वास्थ्य आंदोलन के साथ महिला उत्पन्न तथा दलित स्थल के कार्यक्रम को भी महत्व दिया गया। इस समय देश की राजनीति को साम्यवादी तथा समाजवादी तत्व का लिया गया। इस समय देश के राजनीतिक साम्यवादी तथा समाजवादी तत्वों का प्रवेश हुआ। जब किसान तथा मजदूर के उत्पन्न स्वतंत्रता की बात की जाने लगी। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय स्वतंत्रता के संकट नए उद्देश्य, पुनः स्वराज की प्राप्ति, साम्यवादी तत्व का समारोह, दलित उत्पादन, महिला उत्पन्न, किसानों का मजदूरी का उत्पादन, स्वतंत्रता आंदोलन में जन भागीदारी को बढ़ाना, नए उद्देश्य का महत्व। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गांधी जी के नेतृत्व का राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बढ़ावा, सहयोग तथा समन्वय आंदोलन को व्यापार जन भागीदारी बढ़ी। महिला उत्पन्न तथा आंदोलन में महिला भागीदारी के लिए अंग्रेज के आंदोलन महिलाओं का कद बढ़ाया गया, जिससे कि एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। दलित राष्ट्रीय के लिए महात्मा गांधी, नारायण गुरु, डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने प्रयास किए। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों द्वारा साथ अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिकारियों सभा को संबोधित आरक्षण की इस मांग द्वारा दलित उत्पन्न का प्रयास किया। समाजवादी विचारधारा के समावेश से मजदूर अधिकारों की मांग उठाने लगी। एन राय के नेतृत्व में समाजवादी दल की स्थापना तथा एन जोशी और बीपी वागी के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन की स्थापना। समाजवादी अधिकार के समावेश से किसानों के अधिकारों को बल मिला। प्रांतीय किसानों की सभा का भारतीय किसानों के स्थापना। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रधान। इसको हटाइए। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विलापन किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्राप्ति, ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
मोड़ था। 1857 का ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज में कई एकजुट हुए, जिसके भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को दिए। ब्रिटिश संशोधन की प्रक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुए इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया गया। भविष्य में से इस तरह के विद्रोह से बचने तथा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत प्रदान करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी संरचना और नीतियाँ में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जो निम्न है। सरकार के संरचना और नीतियाँ के परिवर्तन, सामाजिक धार्मिक मामलों के हस्तक्षेप, बंद मजदूर का पर यात्रा, फूट डालो और राज करो की नीति से मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ करने का प्रयास। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, सरकार के परिवर्तन शासन करने की शक्ति, कंपनी के ब्रिटिश क्राउन के साथ भारतीय परिषद का गठन, भारतीय प्रशासन, भारत को प्रांतों में विभाजित किया गया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इसका संचालन एक गवर्नर और ठीक सदस्य परिषद हुआ। पुलिस और न्यायिक सुधार, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। सेना की परिवर्तन, सेना के पुनर्गठन के लिए पीले आयोग का गठन, यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तोपखाने, टैंकों का नेतृत्व यूरोपीय अधिकारियों के हाथों दिए गए। सेना की भर्ती पंजाब तथा गोरखपुर क्षेत्र में भी की जाने लगी। रियासतों के साथ संबंध गोद लेने का अधिकार पुनः दिया गया। अवध को अधिकांश क्षेत्र वापस कर दिया गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा शासक में भारतीयों को भागीदारी दी गई। ट्रायलिया तथा कांची के महाराज और एक दिनकर राव को शामिल किया गया। ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक चलाने वाले साम्राज्य के उद्देश्य से भारत का अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू किया। भविष्य में विद्रोह की किसी भी संभावना से बचाने के लिए बड़े कानून जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट इत्यादि के लिए एक औपनिवेशिक हितों के स्वतंत्रता के लिए संघर्षों के सुभाष चंद्र बोस का एक महत्व। गांधी के पद दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से प्रकाश कीजिए। महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस भारत सिंह के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तिगत थे। दक्षिण भारतीय अफ्रीका से 1995 में स्वदेशी के कुछ वर्षों के पश्चात गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बन गया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति का उभरता हुआ चेहरा थे। दोनों ने ही औपनिवेशिक सोपान से स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु इनकी विचारधाराएं राजनीतिक अलग अलग थी। एक विभिन्नता की मजबूती इनकी राजनीति को विचार में
कुछ समय के लिए बिंदु भी देखे जा सकते हैं। दोनों व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के समाजवाद को आगे बढ़ाने का मार्ग था। दोनों धार्मिक ग्रंथों में थे और समाजवाद को नापसंद करते थे। कुछ उन्होंने छुआछूत के खिलाफ काम किया और महिलाओं की मुक्ति की बात की। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की अलग विचारधारा के बावजूद दोनों के लक्ष्य व्यवस्था के साथ को मुक्त लिया गया। इस आधार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की इस दो महान अभिभूतियों ने राष्ट्र के नीति निष्ठों की भावना के अमूल्य योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विचार कीजिए। समाजी रूढ़िवादी एवं बंधनों को नहीं करते हुए महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति से लेकर स्वदेशी आंदोलन तक उनकी संख्या सीमित थी। गांधीवादी चरण में महिलाओं का हिस्सेदारी वृद्धि हुई, जिन्होंने न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया वरन वे पुरुष के साथ जेल भी गए। स्वतंत्रता संग्राम के महिलाओं की भूमिका। गांधीवादी चरण पहले 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम महाराज ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कंपनियों का बहिष्कार तथा शराब की दुकान पर धरना समिति की। महिलाओं की भागीदारी के दूसरे चरण में होम रूल और संवैधानिकता के विचार प्रमुख हो गए थे। एनी बेस्टर ने मोहरूल आंदोलन चलाया तथा अंग्रेजों की पहली महिला अध्यक्ष बनी। गांधीवादी चरण के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने अनुसारी ने बैन अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी के साथ दिया। सहयोग आंदोलन में महिलाओं में खादी वस्त्रों की बिक्री की। बसंती देवी की एवं काफिला देवी के नेतृत्व में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लक्ष्य के पंडित तथा सरोजिनी नायडू की नृत्यकारी की भूमिका में निभाई। जैसे कि भारत छोड़ो कांग्रेस के दौरान उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किया तथा सुचेता कृपालिनी अरुणाचल सफर अली ने भूमिगत हाड़कर आंदोलन का संचालन किया। क्रांतिकारी 1800
क्रांतिकारी महिलाओं के कल्पना दत्त चर्चगांव अनवई रेड बनी दास बंगाल के गवर्नर पर हमला आदि प्रमुख थी। लक्ष्मी सागर के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट का ग्रहण किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने आगमन के पश्चात महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि समाज के उच्चतम मध्य वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही। नेतृत्व के तहत दलित आदिवासी महिलाओं को संख्या में नगण्य थी, लेकिन इनके बावजूद स्वतंत्रता संघर्ष में गांधीवादी के चरण में महिलाओं की भागीदारी की सार्वजनिक विज्ञापन स्थापना की थी। अवसारी उपक्रमों और राजनीति के दिनों के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दलितों के बेहतरीन संबंध लक्षण स्पष्ट किए थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ समाजवादी सुधार के भी प्रयास किया गया। इन सामाजिक सुधार की जाति प्रथा, छूआछूत, भेदभाव एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमानत तैयार करने की एवं इनके इसी संदर्भ में दलित सुधार संबंधित मुद्दे गांधी जी एवं अम्बेडकर के माध्यम राजनीतिक भिन्नता के चरण चर्चा में रहा। गांधी जी अम्बेडकर की भांति दृष्टिकोण राजनीति गांधी जी छूआछूत जाति प्रथा की नहीं वरना उच्च वर्णना के कृतियों पर बंटवारे का प्रतीक था। छूआछूत शब्द को प्राप्ति को प्रथा की देन मानते थे। जाति और वर्णकर्मा की काट भारतीय परंपरा में ही ढूंढने को प्रयास किया था। जाति प्रथा को प्राप्त किए बिना छूआछूतों को संभावना की जाति प्रथा के बिना ही को पूर्व समाप्त किया था। गांधी जी के का हवाला देकर कृति को समाप्त करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जानिक विवाह तथा खान पान, शिक्षा, प्रश्न एवं पृथक निर्वाचन द्वारा दलितों की स्थितियां सुधारना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि छूआछूत निर्वाचन को अंतर्जानिक विवाद और अन्य ऐसे मुद्दों से नहीं जोड़ा जा सकता है। दलित के उत्पन्न का एक सामान्य लक्षण था। अम्बेडकर ने दलितों को शासक बनाने के लिए बहिष्कार हितकारियों की सभा की स्थापना की। गांधी जी के आत्मविश्वास जगाने हेतु हजीना शब्द अम्बेडकर ने दलितों के लिए सार्वजनिक स्थापना खोलने के लिए सत्य स्थापित किया था। गांधी जी भी अब क्रिया में भाग लिए। जिस प्रकार गांधी जी प्रवेश किए थे, केरल में गांधी जी प्रवेश किए थे के लिए था। दोनों अस्पृश्यता विरोधी थे। दोनों महिलाओं को शासक बनाने के पक्षधर थे। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भले ही दोनों ही विचारधारा एवं राजनीति भिन्न हो, किंतु दोनों ही का मूल उद्देश्य दलित उद्देश्य था। दोनों इस विषय में एकमात्र थे कि दलितों की सहायता के सुधार, शिक्षा में प्रयास एवं जागरूकता द्वारा हो सकता था। महात्मा गांधी जी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि
विभिन्नता को चर्चा कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता विभिन्नता वर्ग एवं विचारधारा को निम्नलिखित प्रयासों का प्रयास की थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक के विरुद्ध अलग राजनीति एवं स्थिति स्वरूप के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी के बिना स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होता है, इसका उत्तर राजनीति एवं विचारों के अध्ययन के पश्चात ही किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी के बिना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हिंसा को रोक हो सकते हैं, किंतु गांधी जी ने अपने तरीका को द्वारा शांतिपूर्ण बनाए रखा है। उदाहरण है अहिंसा, वर्ग साम्यवाद आदि। गांधी जी के बिना इनसे कम समय में इतनी बड़ी लामबंदी नहीं होना पड़ा। उदाहरण सशस्त्र कार्यों के माध्यम से चरखा चलाना, नमक बनाना, सांप्रदायिक ताकतें देश के राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रभावित हो सकते थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के अधिकार सफल नहीं हो आदि पर बल देकर गांधी जी ने स्वदेशी बहिष्कार किया था। विभिन्न वर्गों को जैसे महिलाओं, उद्योगपति, छात्रों और किसानों को शामिल करने में अधिक समय लगता, क्योंकि कांग्रेस का प्रावधान एक निश्चित वर्ग समिति के साथ नागरिक एवं लोकतंत्र अधिकारी के बिना स्वतंत्रता प्राप्त थी। भाषाई, धार्मिक, जनजातीय विविधता वाले देश के एकीकृत राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती थी। स्वतंत्रता के संवैधानिक एवं राजनीतिक आदर्श विभिन्नता होते थे। महात्मा गांधी जी के बिना अगर स्वतंत्रता प्राप्त हुआ होते तो संभव था कि दूसरे देश में लोकतंत्र की जगह कम्युनिस्ट शासन का प्रसिद्ध किया। किसी एक वर्ग के आधारभूत शासन परिस्थिति लागू होती। महिलाएं, दलित एवं अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता के पश्चात भी अपने अधिकारों के विचार कर रहे थे। आधुनिक भारतीय शासन प्रणाली एवं राजनीति में शिक्षा के द्वारा प्राप्त लक्ष्य को सामाजिक एवं राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त होने लगती। महात्मा गांधी जी के बिना यह स्वतंत्रता मूल्यवान थे। जिन प्रकारों के नौसैनिक विद्रोह भारतीय अंग्रेजी के औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के शासन पेटिका के लगी अंतिम कालीन संबंधित हुआ था। फरवरी 1940 में घटित नौसैनिक विद्रोह कमजोर होते हुए ब्रिटिश राज्य पर अंतिम निर्णय प्रहन था। इस विद्रोह के पश्चात आजाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के सामने पुनः जनता के दलितों कर आंदोलन का पृष्ठभूमि को आधार प्रदान किया था। नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत के पिछले कारण भारतीय नाविकों के साथ नस्लवादी भेदभाव तथा अन्य अंग्रेजी शासकों ने कम वेतन दिया। आजाद हिंद फौज पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया। इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में किया जाना, जिससे कि वापस बुलाने का भंग की थी।
HMIL तलवार दलित पर अंग्रेजों का भारत लिखने का पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फलस्वरूप विद्रोह की भावना भड़की। सब ब्रिटिश की अंतिम किला साबित कैसे हुआ नौसेना विद्रोह था। जनता के मस्तिष्क का ग्रहण प्रभाव जिसमें के मनोबल में वृद्धि हुई। भारतीय जनता के वे खौफ लड़ाकू की क्षमता प्रदीप हुआ था। आज़ाद हिंद फौज में केवल इन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया जो कि जो अप, जो जो अपराधों में दलित शामिल हो। इंडोनेशिया व हिंद से को वापस बुलाया है। सैनिकों की स्वाभिवक्त हो अंग्रेजों की दाव थी कि अब कमजोर पड़ चुकी थी। यह विद्रोह अंग्रेज की मदनकारी नीति के विरुद्ध निर्भीक का प्रदर्शन था, क्योंकि इस घटना के पश्चात भारत से ब्रिटिश राज का अंत हो गया। पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध 1971 में लड़ा गया। कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्राकंपित लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 फरवरी 1971 को अहमद शाह अब्दिल और मराठों के बीच लड़ा गया। इस शब्द को मराठों में भी सिद्ध कर दिया गया कि वे कमजोर होते मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे। तृतीय पानीपत युद्ध की तरह प्रथम और द्वितीय पानीपत युद्ध की गिनती भी इतिहास के निर्भर में युद्ध की जाती है। अधिकांश साम्राज्य के प्राकंपित लड़ाइयाँ पानीपत में होने के कारण मध्य बिंदु की भूमिका में अर्ध पंजाब के ऊपर विभाजन प्राप्त करने के पश्चात पानीपत का दलित को पहुंचाने का मध्य बिंदु बन जाता था। अवस्थित अपेक्षाकृत कम जगह संख्या के क्षेत्र में युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान था। पानीपत हमेशा दिल्ली का प्रवेश द्वार था। शुरुआत को आगे बढ़ाने के रोकने का उदाहरण दिल्ली के शासक उत्तर पश्चिम में से आए हुए आक्रमणकारियों को पानीपत में ही रोक देना चाहते थे। युद्ध क्षेत्र का विभिन्न पहलुओं को पहुंचाना है। उदाहरण पानीपत के पास में ब्रॉड ट्रैक रोड गुजरात थी, अतः दिल्ली के शासकों के लिए युद्ध क्षेत्र तक शैल शासन का सरदार की आपूर्ति कराना आसान था। उपयुक्त सभी कारण किसी भी लड़ाई के लिए अनुकूलन स्थितियाँ प्रदान करते रहते, इसलिए शासकों ने पानीपत के मैदान में चुने गए थे। भारत में 18वीं शताब्दी की मध्य से स्वतंत्रता तक आंदोलन की आर्थिक गतियाँ के विभिन्न पक्षों का समालोचक परीक्षा कीजिए।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और फिर धीरे धीरे उसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी फिर उनके बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सभी पहलुओं को भारतीय प्रभावित किया, परंतु उसका व्यापक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिला। जहाँ 17वीं शताब्दी में अंग्रेज का आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के आत्मनिर्भरता, हस्तकरण एवं हस्तशिल्प के बेहतर और विश्वसनीय व्यापार की अग्रगामी थी। वह आज़ादी के समय भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हेतु हुई थी। अनाज का आयात देखा था तथा इसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, जिसके लिए मुख्य ब्रिटिश नीतियाँ जिम्मेदार थी। 1857 तक अंग्रेजी नीतियाँ व्यापार के पूंजीवाद के हितों में संचालित थी। इसमें से कंपनी का उद्देश्य आधिकारिक स्थापना संग्रह करना था, ताकि व्यापार प्रभावित में इसका अधिक निवेश को स्वीकार का फायदा पहुंचाना जा सके। इसके लिए कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग किया। आवश्यक कपास की बिक्री पर अपना एकाधिकार कायम कर भरपूर मुनाफा कमाया। कंपनी ने बुनकरों को कम कीमत पर माल बेचने के लिए विवश किया। पानीपत के नवीन भू राजस्व प्रसिद्ध क्रांति की, जिससे भू राजस्व की दर आर्थिक तथा किसानों के अधिकार को छीन लिया गया। इस भू राजस्व को भारत का माल खरीद कर ब्रिटेन में बेच गया। इस तरह भारत में धन का बहिष्कार ग्रंथ हो गया। इस दौरान में कंपनी के सामाजिक तथा संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 18वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशिक नीतियाँ पूंजीगत औद्योगिक पूंजीगत हितों की तरह मुड़ गई। 1853 के प्रमुख व्यापार दौरान का दबाव ब्रिटेन के में प्राप्ति शासन के लिए खोल दिया गया। अब भारत में बेचे कच्चे माल जैसे कपास, रेशम, अनाज का निर्णय ब्रिटेन को था। के सफल कार्यवाही के लिए अंग्रेजों ने साम्राज्य के विस्तार रणनीति अपनाई, जिसे लॉर्ड हिस्से की डलहौजी तक ने पूरा किया। इस दौरान में अंग्रेज की नीति भारत में साम्राज्यवादी और क्षेत्र के हस्तक्षेप की नीति को छोड़ दिया। इसको काट दीजिए।